चलिए दोस्तों, कल हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। आज हमें चैप्टर फर्स्ट का ये पार्ट 2 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये पार्ट 2 है। ये देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सैक्टरूज क्लासेज। ये आप सर्च करिएगा SACTRUZZ। आप इतना ही मारकर सर्च करिएगा तो ये मेरा चैनल का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे लिखा है उसी में लिखिएगा और सर्च कीजिएगा तो मेरे चैनल का नाम आ जाएगा और उस पर मेरा फोटो लगा होगा। आप देखकर ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इतना बता दिए, अब आगे देखते हैं पार्ट 2 में। चलिए अब हम देखते हैं, आगे है जो कल पढ़ाए थे उससे आगे बता रहे हैं। आपका है संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। आज पढ़ना है आप लोगों को। एक बात समझ लीजिए, ये हम आपको ये पार्ट बाय पार्ट में फुल चैप्टर का वीडियो आपको दे देंगे। आप चाहेंगे तो वीडियो से भी आप पूरा पढ़ सकते हैं, जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। संतुलित असंतुलित, ये पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको पार्ट बाय पार्ट चैप्टर फर्स्ट का। पिछले क्लास पार्ट 1 का था, ये पार्ट 2 का है। आपका ये मैं पहले थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद आप तो पहले 1 नंबरिया तो अपने से ही कर लीजिएगा और उसके बाद जो भी लघु उत्तरीय होगा और जो भी प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय वो मैं आपको लिखवा दूंगा या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं संतुलित समीकरण। देखिए, संतुलित का मतलब क्या होता है? संतुलित का मतलब होता है बैलेंस करना। बैलेंस समझते हैं? देखिए, जैसे आपको समझा रहे हैं, ये आपका तराजू है। क्या है? तराजू है ये आपका। मान लीजिए इसमें कोई 2 kg है और इसमें 6 kg है। ठीक है, इसमें 2 kg है और इसमें 6 kg है। तो ये तराजू ऐसे होगा, एक ऊपर एक नीचे। तो इसका आपको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है, यानी इस रूप में लाना है। ये बराबर रूप में हो जाएगा तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए, आप बोलेंगे कि जब बैलेंस करना है तो आप बोल सकते हैं कि इसमें से या तो 4 kg माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 kg हो जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि इसमें 4 kg प्लस कर दीजिए। 4 kg क्या कीजिए? प्लस कीजिए। ठीक है, यही ना बोलेंगे कि आप 4 kg प्लस कर दीजिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब संतुलित और असंतुलित समीकरण जब रहेगा और उसे हमें संतुलित करना है, मान लीजिए कि जैसे इसकी बराबर करना है, तो हम इसमें से कभी
माइनस नहीं करेंगे, इसमें से निकालेंगे नहीं, बल्कि जहाँ पर ये कम होगा वहाँ पर हम जितना कम होगा उतना डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 kg था और प्लस इसमें 4 kg डाल देंगे तो ये 6 kg हो जाएगा और ये भी 6 kg होगा, यानी ये दोनों बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये संतुलित हो गया। लेकिन अभी जो है इसमें 2 kg है, इसमें 6 kg है, तो ये बराबर नहीं है, यानी अनबैलेंस है, तो ये आपका हो जाएगा असंतुलित। समझ में आया? संतुलित असंतुलित। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। उसी प्रकार संतुलित में आपका होता है, जैसे आपको बता रहे हैं, यहाँ आपका H2 था और यहाँ O2, ये मिलकर क्या बना रहा था? H2O। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें कितना परमाणु है, तो इसमें ये 2 परमाणु है। ठीक है, इसमें कितना परमाणु है, तो इसमें भी 2 परमाणु है। और यहाँ देखिए तो ये 2 मिलके कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। ये 2 मिलके कितना हो गया आपका? ये 4 परमाणु हो गया। और यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पर 2 ही परमाणु है, यानी कि ये 4 है और ये 2 है। तो देखिए यहाँ ये बराबर है? नहीं बराबर है। ये क्या है? बराबर नहीं है ना, तो इसे बोल देंगे असंतुलित। क्या बोलेंगे? असंतुलित। लेकिन जब हम इसको बराबर बोल देंगे, जब इसको बराबर कर देंगे तो ये जब बराबर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा संतुलित। यानी हम का संतुलित असंतुलित का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक, ये समीकरण ही है ना है, तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा में कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, वो संतुलित हो जाएगा। और असंतुलित में हो जाएगा कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो, ये आपका असंतुलित हो जाएगा। चलिए ये तो समझ गए तो परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे संतुलित का? वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका संतुलित समीकरण का परिभाषा। वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? असंतुलित में लिखेंगे वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान
नहीं हो। तो ये हो गया आपका असंतुलित, और ये आपका हो गया संतुलित। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। असंतुलित में हम क्या लिख सकते हैं? H2 प्लस O2, ये आपका क्या मिलकर बनाया? H2O, ठीक है। ये संतुलित हो गया, और यहाँ पर संतुलित लिखेंगे। तो चलिए पहले तो असंतुलित लिखते हैं और उसके बाद इसे संतुलित करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे H2 प्लस O2, ये भी क्या हो गया आपका H2। देखिए यहाँ परमाणु संख्या 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 2 मिलकर ये 4 हो जा रहा है, लेकिन इधर 2 है, यानी इधर 4 है और इधर 2 है, तो यानी कि ये असंतुलित है। असंतुलित है तो इसे हम संतुलित करेंगे। तो देखिए, अब देखिए संतुलित कैसे करेंगे। पहले यहाँ देखिए, ये H क्या है? ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ कितनी है? 2 है। तो यहाँ भी कितना है? 2 है। तो ये तो बराबर है। तो चलिए इसे हम, ये बराबर है तो छोड़ देते हैं, इसको अगला को देखते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ कितना है? यहाँ 2 है? नहीं है। तो इसे हमें 2 बनाना है, 2 बनाना है। तो 2, देखिए जब भी तो क्या करेंगे 2 लेने के लिए? यहाँ या तो 2 दे देंगे, आप बोलिएगा कि यहाँ 2 दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम देते हैं ना, जब भी हम देंगे बराबर करेंगे, तो जितना का जरूरत होगा ये यहाँ नहीं लिखेंगे और यहाँ भी नहीं लिखेंगे, हम इसे आगे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? आगे। क्या लिखते हैं? आगे। और ये जब भी आगे लिख दिए तो ये समझ जाइएगा कि ये 2 आगे लिख दिए ना, तो ये 2 का हिस्सा ये हाइड्रोजन का भी होगा और ये O है ऑक्सीजन का भी होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तो चलिए दोनों का हिस्सा हुआ, तो ये ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये देखिए हाइड्रोजन आपका बिगड़ गया, हाइड्रोजन आपका बिगड़ गया। ये कितना हो गया? ये 4 हो गया। ये 2 2 कितना हो गया? ये 4 हो गया। और यहाँ कितना है? 2 है। तो यानी कि अब इधर 4 हो गया हाइड्रोजन और यहाँ 2 है, तो अभी भी असंतुलित है। तो अब इसे भी संतुलित करना होगा। तो हम क्या बताएं? अब यहाँ भी हमको क्या देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 2 दे देते हैं। 2 कहाँ देंगे? तो 2 जहाँ भी जब भी देंगे तो आगे देंगे। 2 जब भी देंगे तो आगे देंगे। तो यहाँ देखिए, ये भी 2 दूनी 4 हो गया और ये ऑक्सीजन 2। तो यहाँ भी देखिए 2, ये हाइड्रोजन 4, तो यहाँ देखिए ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये भी 4 हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 ठो है, तो यहाँ भी देखिए आगे है, तो इसमें ऑक्सीजन का भी हिस्सा है, तो यानी कि यहाँ भी ऑक्सीजन कट हो गया, 2 ठो हो गया। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया? संतुलित। और ये हमारा क्या हो गया? असंतुलित। चलिए उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। आपको बताए थे H2 प्लस Cl2, ये आपका मिलकर क्या बनाता है? HCl। देखिए यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ कट है, 2 ठो है। ये हाइड्रोजन 2 ठो है? नहीं है। यहाँ देखिए Cl2 कट है, 2 ठो है। यहाँ Cl कट है, 2 ठो है। यहाँ Cl है 2 ठो? नहीं है। तो हमें इसे बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ 2, पहले इसको देखिए हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कट है 2 ठो, तो यहाँ भी हमको हाइड्रोजन 2 करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। तो क्या हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। यहाँ कहाँ लिखना है? जब भी हम देंगे तो कहाँ देंगे? आगे देंगे। चलिए तो आगे देते हैं 2, ये 2 दे दिए। तो अब देखिए ये 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया ना। अब देखिए क्लोरीन को, तो देखिए जो आगे दिए तो इसमें हाइड्रोजन का भी हिस्सा है और क्लोरीन का भी हिस्सा है। तो अब देखिए, तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ 2 ठो हाइड्रोजन को दिए तो ये 2 क्लोरीन भी हो गया ना। अब देखिए यहाँ भी तो क्लोरीन 2 है ना, यहाँ भी क्लोरीन 2 है ना। तो ये आपका संतुलित हुआ, संतुलित हुआ ना।
तो ये आपका हो जाएगा संतुलित समीकरण। और असंतुलित में क्या लिख देंगे, जो लिखे थे यहाँ पर H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहता है, HCl। ये आपका हो गया, ये असंतुलित है और यहाँ पर इसको क्या किए हैं, संतुलित किए हैं। ऐसे ही आपके बुक में बहुत सारा उदाहरण दिया है। आप क्या कीजिएगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना भी उदाहरण दिया हुआ है आप उसे संतुलित करते, घर पर जाकर संतुलित कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और ये आपको करने आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक यहाँ से हम हट जाते हैं। चलिए अब हम रासायनिक समीकरण लिखे हैं, ये दो ठो। आप इसे अभी आपको बताए संतुलित करना, आप इसे संतुलित कर हमें बताइए। ये अभी क्या है, ये अभी असंतुलित है। क्या है, ये आपका अभी असंतुलित है, असंतुलित है। और ये भी आपका अभी असंतुलित है, असंतुलित है। आप संतुलित करके बताइए। चलिए आपको और एक ठो बता देते हैं, और ये वाला ये अपने आप कीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह Mg यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ का ठो है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक ठो है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक ठो है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन एक ठो है, लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ का ठो है, दो ठो है। तो यानी कि हमको हाइड्रोजन को यहाँ कितना देना पड़ेगा, दो देना पड़ेगा, दो देना पड़ेगा ना। दो यहाँ लिखेंगे, नहीं दो कहाँ लिखेंगे, दो जब भी देते हैं तो आगे देते हैं, दो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को ये दिक्कत हो रहा होगा कि Mg प्लस HCl अभिक्रिया किया तो Mg और यहाँ Cl2 बना, ठीक है, और ये H2 बना। ये आप लोग जानते हैं ये कैसे होता है, ये सब आपको 9th में पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप 9th का चैप्टर 2 देख लीजिएगा, नहीं तो किसी दिन हम टाइम निकाल के आपको ये जो अभिक्रिया होता है ये कैसे होता है ये हम आपको बता देंगे। ऐसे अभी सिंपल सा देख लीजिए, ये जो इतना लिखा है ना, ये पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और सारा चीज ये लिखे हैं। तो ये जो एक क्रम में लिखे हैं हम, एक क्रम में, तो यानी जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला इतना समझ लीजिए कि नीचे वाले से ये बोलते हैं ना मजबूत है, यानी कि नीचे वाले से ये बढ़ियार है। यानी कि अगर सी रहेगा और ये के रहेगा तो यानी के जो है ना सी को मार के भगा देगा। उसी तरह सी है ना और एन है, तो सी एन ऊपर कौन हुआ, सी, यानी जब सी आएगा ना तो एन को मार के भगा देगा। उसी तरह इसमें देखिए हुआ है, ये Mg है ना मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है और यहाँ HCl है, ठीक है, तो यहाँ बना है MgCl2, यानी कि ये H को क्या किया है, ये मैग्नीशियम मार के भगा दिया है। देखिए कैसे भगा दिए, बताया ना कि जो ऊपर है वो मजबूत है, ऊपर है वो क्या है, मजबूत है। तो यानी कि ये जो Mg है ये H को मार के भगा दिया है, ये Mg H को मार के भगा दिया तो MgCl2 हुआ, और ये आपका H को मार के भगा दिया इधर ये,
अपने ये H हो गया, ठीक है। और ये भी जानकारी आपको बताएंगे टाइम निकाल कि Mg जो है Cl से ये कैसे अभिक्रिया किया, यहाँ Cl2 कैसे आ गया, ठीक है। ये आपको सब एक दिन क्लास लेके बता देंगे, ये आपको सब 9th में पढ़ना है। तो आप इसे संतुलित कीजिए। तो देखिए हम संतुलित करते हैं, ये Mg है प्लस HCl है, बना रहा है MgCl2, आपको बना रहा है MgCl2 प्लस H2, यही ना बना रहा है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन का परसेंटेज है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ है नहीं है, तो आप सिंपल सा यहाँ हमको हाइड्रोजन को 2 देना पड़ेगा, तो 2 यहाँ देंगे, नहीं 2 जब भी देंगे कहाँ देते हैं, आगे देते हैं, तो 2 आगे दे दिए हम। तो देखिए 2 ठो हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ भी 2 ठो हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए Cl यानी क्लोरीन, क्लोरीन देखिए ये आगे है, तो आगे में सबका हिस्सा होता है ना, अरे बड़े बाप के बेटे में सबका हिस्सा होता है ना, उसी तरह ये आगे है ना, तो ये आगे वाला में सबका हिस्सा होता है। तो देखिए 2 ठो क्लोरीन का भी हो गया, तो यहाँ देखिए 2 क्लोरीन भी है, तो यहाँ केवल हमको क्या किए, ये 2 लगा दिए, तो ये संतुलित हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये कैसा हो गया, संतुलित, संतुलित, ठीक है, ये आपका संतुलित हो गया। उसी तरह जिस तरह ये किया है, उसी तरह आप ये इसको संतुलित करके दिखाइए, ठीक है। जो अभिक्रिया हुआ है वो लिखिए दिए हैं, केवल आपको संतुलित करना है, आप कीजिए, देखते हैं आप। चलिए ये आपने बोला संतुलित किया, आपने संतुलित किया, नहीं हो रहा है, देखिए बताते हैं। ये आपका AlCl3 है प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और ये आपका CaCl2 है, और ये AlOH का होल थ्राइस है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आप देखिए, ये देखिए यहाँ पहले देखिए ये OH जो है हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्साइड OH यहाँ आप देखिए ये 2 ठो है और ये 3 ठो है ना, है कि नहीं है। और यहाँ Cl क्लोरीन को भी देखिए, क्लोरीन यहाँ 3 ठो है और यहाँ 2 ठो है, ठीक है। तो पहले तो इसको देखते हैं, क्लोरीन 3 ठो है 2 ठो है, आप इसको कैसे बराबर कीजिएगा बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जब भी अगर वैसा अंक हो और कहीं आगे पीछे रखने पर बराबर ना हो रहा हो, जैसे कि 2 यहाँ 4 रखेंगे, चाहे 1 यहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो जब 3 2 जैसे, तो यहाँ क्या कीजिए कि 2 3 का जब ऐसा आपको अंक मिल जाए कि यहाँ पर रखने पर बराबर ना हो पा रहा हो, जैसे कि यहाँ Cl2 था ना क्लोरीन, तो यहाँ 2 रख दिए तो क्लोरीन 2 ठो हो गया, लेकिन यहाँ 3 ठो है यहाँ 2 ठो है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए आप कुछ नहीं करिए, 3 और 2 है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना होता है, ये 6 होता है। तो आप सिंपल सा क्लोरीन को 6 बना दीजिए, क्लोरीन को 6 बना दीजिए। तो क्लोरीन को 6 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखेंगे ना, यहाँ आगे ही ना रखते हैं, तो यहाँ 2 रख दिए तो क्लोरीन 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो यहाँ भी क्लोरीन को 6 बनाना है, तो यहाँ क्या रखना है, यहाँ 3 रख देंगे, तो ये भी कट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका कैल्शियम बिगड़ गया, ये कैल्शियम है 3 हो गया कि नहीं। और यहाँ एल्युमिनियम भी यहाँ 2 हो गया, यहाँ क्या है 1 है। तो ये एल्युमिनियम और कैल्शियम आपका बिगड़ गया। तो चलिए अब इसको भी ठीक करते हैं।
तो यहाँ देखिए कैल्शियम 2, यहाँ 3 ठो है, तो यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ 3 ठो कैल्शियम है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, अरे 3 ठो कैल्शियम करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 3 लिख दिया, तो 3 ठो कैल्शियम हो गया आपका, 3 ठो कैल्शियम हुआ ना। हाँ, अब देखिए यहाँ देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2 ठो है, तो यहाँ भी एल्युमिनियम कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 कर देते हैं, तो ये देखिए आपका भी एल्युमिनियम 2 ठो हो गया। अब जहाँ हाइड्रोक्साइड की बात है, 3 दूनी 6, ये हाइड्रोक्साइड 6 ठो है, और यहाँ भी हाइड्रोक्साइड 2 3 6, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड 6 ठो है, तो ये आपका संतुलित हो गया। ये आपका क्या हो गया, संतुलित। ये क्या हुआ आपका संतुलित, समझ में आ रहा है, ये आपका संतुलित हुआ। इतना बात समझ में आया। इसी तरह आपके बुक में है, प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी संतुलित करने आ जाएगा। बहुत सारा समीकरण है, आप उसे संतुलित करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हट जाते हैं। चलिए अब इसके हम आगे देखते हैं। आगे है आपका कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी प्राप्त होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले जानकारी। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला जानकारी। देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं N2 प्लस H2 और ये अभिक्रिया करके बनाता है NH3, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये अभिक्रिया करके आपका अमोनिया बनाया। तो ये देखिए ये आपका अभिकारक है, तीर के चिन्ह के बाएं और ये प्रतिफल है। तो इससे हमको अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ये नाइट्रोजन है तो इसका संकेत N है, ये हाइड्रोजन है तो इसका संकेत H है। तो पहला बात क्या लिखेंगे, और ये अमोनिया है तो इसका सूत्र NH3 है। तो पहला बात इसमें लिख सकते हैं कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला में हम लिख सकते हैं अभिकारक एवं प्रतिफलों के
संकेत एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। ये पहला लिख लिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं? ये तो संकेत एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त हुआ, और ये रासायनिक समीकरण लिखे हैं इससे N2H2 और ये बनाया है NH3। तो N2 लिखा है तो इसे क्या समझ रहे हैं कि ये नाइट्रोजन है, यानी इसका नाम का पता चल रहा है ना। और ये H लिखे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि ये हाइड्रोजन है, तो इसका भी नाम का पता चल रहा है। और ये NH3 लिखे हैं तो ये क्या पता चल रहा है कि ये अमोनिया है। तो यानी कि रासायनिक ये जो समीकरण लिखे हैं इससे नामों की का पता चल रहा है ना। तो उसी प्रकार लिख देंगे कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के। तो अब इतना लिखना क्या है आप लोग, अभिकारक एवं प्रतिफलों के नामों की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, संकेत एवं सूत्र पता चला और नाम की जब जानकारी हुई, और भी जानकारी प्राप्त हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, आप इसे बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ N 2 ठो है और यहाँ N 1 ठो है, ठीक है। यहाँ H 2 ठो है, यहाँ H 3 ठो है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो ये 2 3 है, तो ये तो बैलेंस करने के लिए इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ ये हाइड्रोजन कितना बनना है 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 6 होगा। तो यहाँ 2 देंगे, तो 2 क्या यहाँ देंगे नहीं, जब भी देते हैं कहाँ देते हैं, आगे देते हैं। तो ये आगे हम दे दिए, ये आपका 2 हो गया। ये हाइड्रोजन को 6 बनाना है ना, तो ये 2 दे दिए ना, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा 3 देना पड़ेगा। तो यहाँ 3 दे दिए, लेकिन ये हाइड्रोजन 6 बनाने के चक्कर में नाइट्रोजन बिगड़ गया। नाइट्रोजन बिगड़ा कहाँ, यहाँ तो N2 हाँ 2 ठो है, तो यहाँ भी 2 ठो है। तो ये आपका बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो इसमें देखिए परमाणु कितना है 2 है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है 2 है, और यहाँ परमाणु की संख्या कितनी है, ये 2 है ना परमाणु, ये 2 है, ठीक है। और यहाँ परमाणु कितना है 3 दूनी 6, ये जितना होता है ये सारा परमाणु होता है। ये 3 दूनी 6, ये 6 परमाणु है, तो ये 6, तो दोनों मिलकर कितना हुआ 8 हुआ ना। तो इधर भी देखेंगे कि 8 है कि नहीं, तभी ना संतुलित होगा। तो यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 2 और 2 3 दूनी 6 ठो हाइड्रोजन, तो यानी कि 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो ये भी 8 हो गया ना। तो यहाँ 8 ठो परमाणु है और यहाँ भी 8 ठो परमाणु है। तो इससे हमको यानी कि इस समीकरण से हमको क्या पता चल रहा है, इस समीकरण से हमको पता चल रहा है ना परमाणु की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा में हो जाएगा कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का जानकारी प्राप्त होता है। ये हो गया आपका, तो ये परमाणु की संख्या का जानकारी। और देखिए ये जो आगे में लिखा रहता है ना, ये जो आगे ये अणु होता है, ये जो भी आगे लिखा है ना, तो यहाँ अणु है। यहाँ आगे है 2, तो ये 2 अणु है। यहाँ आगे 3 है, तो ये 3 अणु है। यहाँ आगे कितना है कुछ ना है, तो 1 है, तो ये 1 क्या है अणु है। लेकिन ये जब पूरा लेंगे, ये जो 3 दूनी 6 है, तो ये पूरा लेते हैं तो ये परमाणु हो जाता है। और यहाँ भी पूरा लेंगे 3 दूनी 6, तो ये पूरा परमाणु हो जाता है। और 2 ठो नाइट्रोजन, तो 6 और 2 8, तो ये पूरा परमाणु। लेकिन जो आगे में लगा रहेगा वो अणु होगा।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना अणु है? एक अणु है, एक अणु है ना। और यहाँ पर कितना है? यहाँ 3 अणु है। और यहाँ पर अणु कितना है? तो यहाँ 2 अणु है ना। तो इससे और क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है? अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अणुओं की जानकारी प्राप्त होती है। अणुओं की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, अणुओं की जानकारी मिली, परमाणु का मिला, अणु का मिला। तो यानी कि देखिए, आप यहाँ देखिए, एक मोल में आपका एक मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो ये अणु है, तो यानी कि ये अणु होता है ना, तो ये मोल होता है। तो यानी 1 मोल है और ये 3 मोल है और ये आपका 2 मोल है। तो यानी कि अणुओं की जानकारी प्राप्त होती है, प्लस में मोलों की भी जानकारी प्राप्त होती है। क्या? मोलों की जानकारी प्राप्त होती है। और जब मोल की जानकारी प्राप्त हो गई तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये कितना लीटर है। तो एक मोल में 22.4 लीटर होता है। तो यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ अगर मोल देखेंगे तो 1 गुणा 22.4, फिर 3 गुणा 22.4 और फिर 2 गुणा 22.4, इतना सब ये गुणा करके ये जोड़ देंगे और यहाँ भी गुणा कर देंगे। तो ये हमको मालूम चल जाएगा ना कि कितना मोल है, कितना लीटर है। तो जब लीटर जानकारी चल गई तो यानी कि कोई बर्तन में कोई चीज़ मान लीजिए कितना लीटर रखा रहता है, जितना लीटर आटा, वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन। तो हमको और जानकारी क्या मिला कि आयतनों की जानकारी प्राप्त होती है। क्या? अभिकारक आयतनों की जानकारी प्राप्त होती है। ये आपको समझ में आया कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है? ये आपको समझ में आया कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है? क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है? पहला तो संकेत एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, नामों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, परमाणुओं की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, अणुओं की जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा, मोलों की जानकारी प्राप्त होती है। मोलों की यहाँ लिख लीजिएगा संख्या, संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। और जब मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त हो गई तो यहाँ आयतन का भी जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1 2 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये होगा 6। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे देखते हैं। देखिए, ये जो आपको जो बता रहा है ना इतना सारा चीज, तो ये जब आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो आपको जरा सा भी क्वेश्चन आंसर करने में तकलीफ ना होगा, क्योंकि आपको जितना थ्योरी का पार्ट है ना चैप्टर फर्स्ट में, ये आपको पूरा समझा दे रहे हैं। ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन आंसर लिखवाना है। आपको पढ़ना इसी तरह से होता है कि आप पहले चैप्टर का थ्योरी का जितना पार्ट है आप समझ लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर अपने आप से ही कर लीजिए। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो आप देखते ही सब मार लीजिएगा और ये आपको रटने का भी जरूरत ना है। ये आपको रटने का भी जरूरत ना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुआ और देखते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक कैसे जानकारी प्राप्त करें। चलिए, हेडिंग डालिएगा आप
रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको लिखा रहेगा इस तरह सॉलिड, सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस। इंग्लिश में सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस। तो अगर आपका कोई चीज़ ठोस रहेगा ना तो आपको इस रूप में लिखा रहेगा, इस के रूप में। ठीक है, ये आपका ठोस हो गया। उसी तरह आपको रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज़ द्रव होगा तो द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड को आपको लिखा रहेगा, ये आपको एल लिखा रहेगा। ठीक है, उसी तरह आपको तीसरा होता है क्या, आपको गैस। गैस का इंग्लिश गैस ही होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखा रहेगा इसे कोष्ट में करके जी, तो समझ जाइएगा कि वो गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस। और एक होता है विलयन। विलयन, विलयन को लिख देता है ए क्यू। आप समझिएगा क्या कि वो विलयन है। ठीक है, इसी तरह आपको देखिए अभिक्रिया में आपको अगर अभिक्रिया में क्या होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। क्या होता है, प्रतिफल। अगर प्रतिफल आपको इधर लिख दे रहे हैं, आपको इधर लिख दे रहे हैं, एक और आपको क्या होता है, अभिकारक, अभिकारक। और एक और होगा प्रतिफल। अगर प्रतिफल प्लस उष्मा ये लिखा रहे, ये आपका उष्मा, प्रतिफल तरफ उष्मा लिखा रहेगा, तो ये समझ जाइएगा कि कौन अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कौन है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको ये अभिकारक लिखा है, आप प्लस में अभिकारक तरफ, जिधर अभिकारक हो और प्लस में वहां पर उष्मा लिखा रहे, और इधर अभिक्रिया करके आपका जो प्रतिफल बनाया, अगर आपका अभिकारक तरफ ये उष्मा लिखा रहेगा, यानी कि अभिक्रिया करने के लिए उसको क्या किया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है कि अभिक्रिया करके यहाँ उष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो ये जब अभिकारक तरफ उष्मा लिखा रहेगा ना, तो इसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रतिफल तरफ उष्मा लिखा रहे तो समझिएगा क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगर अभिकारक तरफ आपका उष्मा लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा
आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया हो, मतलब कि अभिक्रिया करने के लिए उसको उष्मा दिया गया है, यानी उष्मा का वो अवशोषण किया है तो उष्मा शोषी हो गया, और ये अभिक्रिया करके उष्मा दे रहा है, तो यानी दे रहा है यानी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। समझ में आया? और आपका होता है छठा में, आप लिख लीजिएगा, ये जो गैस है ना, ये गैस को तीर के चिन्ह ऊपर करके दर्शाते हैं। और ये आपका सातवां हो जाएगा, ये अवक्षेप, जो अवक्षेप बताया था ना आपको कल, जो कल अवक्षेप बताए थे, तो जब भी अवक्षेप बनेगा तो वहाँ तीर के चिन्ह नीचे दिया रहेगा। और एक होता है उत्क्रमणीयता, और क्या होता है? उत्क्रमणीयता। अगर उत्क्रमणीयता रहे, अगर उत्क्रमणीयता अभिक्रिया रहे तो आपका ये चिन्ह दिया रहेगा, आपका ये चिन्ह दिया रहेगा, तो समझ जाइएगा क्या कि उत्क्रमणीयता अभिक्रिया है। उत्क्रमणीयता क्या होता है? जैसे आपको भौतिक बताया था ना कि पानी से बर्फ बन गया, फिर बर्फ से पानी बन गया था, तो उसी प्रकार ये उत्क्रमणीयता होता है। समझ में आया? और एक लिखा रहेगा अभिकारक, और तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा रहेगा दाब या ताप, और नीचे उत्प्रेरक लिखा रहेगा। ठीक है, ये उत्प्रेरक आपको आगे बताएंगे। और इधर प्रतिफल होगा आपका। समझ में आया? तो ये रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, ये सब आपको लिखा रहेगा। जो ठोस होगा एस लिखा रहेगा, जो लिक्विड होगा एल लिखा रहेगा, जो गैस होगा जी लिखा रहेगा, जो विलयन होगा एक्यू लिखा रहेगा, जो अभिकारक होगा, जो प्रतिफल तरफ उष्मा होगा उसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया लिखा रहा। प्रतिफल तरफ जब उष्मा लिखा रहेगा तो आप समझिएगा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और जब अभिकारक तरफ उष्मा लिखा रहेगा तो आप समझिएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये जो आपको रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक कैसे जानकारी प्राप्त हुआ लिखवाया ना, अब इसको समझा देते हैं। ठीक है, आप समझिए। जैसे CaCO3, ये क्या बोले थे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको क्या किए थे आप? गम किए थे, तो ये आपका क्या बदल गया था? CaO प्लस CO2 में बदला था। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये ठोस रूप में होता है। कैसा होता है? ये ठोस रूप में है। ये S लिखे ना, तो S क्या है? ये ठोस है। और ये जो CO2, इसको G लिख दिए, तो ये क्या समझ में आया कि ये गैस बना है। ठीक है, आप समझे? और इसी तरह और देखेंगे, आपका है दूसरा में Zn, ये किस रूप में होता है? हम लिख दिए S, तो आप क्या समझे कि ये ठोस होता है। ठीक है, प्लस में ये आपको लिख दिए H2SO4, ये H2SO4 समझ रहे क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो हम इसको लिख दिए कि AQ। तो AQ मतलब क्या? ये विलयन के रूप में होता है। H2SO4 कैसा होता है? ये आपका विलयन के रूप में होता है। तो ये अभिक्रिया करेगा, तो ये देखिए आगे प्लस और पीछे माइनस होता है, ये आगे प्लस पीछे माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जाकर अभिक्रिया करता है। तो ये आपका बन गया ZnSO4
और ये आपका H2। तो ये ZnSO4 लिखा है ना, ये ZnSO4 और यहाँ लिख दिया आपको AQ। तो आप क्या समझिएगा कि ये विलयन है, और इसमें हम दे दिए तीर का चिन्ह ऊपर। तो इससे आप क्या समझिएगा, तीर के चिन्ह ऊपर क्या बताए थे कि ये गैस है। समझ में आया? उसी तरह आपको उसमें और बताया कि जैसे कार्बन है, ये C कार्बन, और ये प्लस में ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये अभिक्रिया किया, तो ये आपको बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में ये बना रहा है ऊष्मा, ठीक है ना। ठीक, तो यानी कि देखिए ये अभिकारक इसमें कौन है, ये अभिकारक है, और ये क्या है, प्रतिफल। तो जब प्रतिफल तरफ ऊष्मा लिखा रहे तो क्या बताए, प्रतिफल तरफ जब ऊष्मा लिखा रहेगा तो ये आपका हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसी तरह ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये भी अभिक्रिया करके NO बना रहा है, ठीक है, बना रहा है ना, NO बना रहा है। ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, ऊष्मा है। क्या है, ऊष्मा है। तब ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा NO। तो देखिए ऊष्मा किधर है, इसमें ऊष्मा किधर लिखे हैं, तो ऊष्मा प्रतिफल की ओर लिखे हैं। तो जब ऊष्मा प्रतिफल बोल रहे हैं, ऊष्मा किधर लिखे हैं, अभिकारक की ओर लिखे हैं। तो ये अभिकारक की तरफ जब ऊष्मा रहे तो ये कौन अभिक्रिया हो जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये समझ में आया? इसी तरह आपको बताए थे, एक बताए थे उत्क्रमणीयता, बताए थे ना। ये आपका क्या है, नाइट्रोजन है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, NH3। क्या बनाता है, अमोनिया, NH3। फिर ये देखिए, तो ये तीर का चिन्ह ऐसे दे दिए, तो इसका मतलब क्या समझ गए कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बना है, फिर हम अमोनिया से इसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो ये ऐसा किसमें क्या बताए थे, उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता का अर्थ होता है विपरीत, विपरीत यानी उल्टा। ये देखिए नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये अमोनिया बना ना, और फिर अमोनिया से फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। आपको इतना बता दिए, और एक इसमें छूटा हुआ है। क्या छूटा है, तो ये एक और शेप का एग्जाम्पल देना है, और शेप का एग्जाम्पल देना है। तो देखिए जैसे बताया था ना, NaCl प्लस AgNO3, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, ठीक है। तो ये आपका अभिक्रिया करके प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास। तो आपको क्या बनाया, NaNO3, क्या बनाया, NaNO3, ठीक है। और ये प्लस वाला माइनस के पास, और प्लस में AgCl, और ये तीर का चिन्ह नीचे दिया रहेगा। तो आप क्या समझिएगा कि AgCl क्या है, तो आप समझिए कि AgCl यहाँ क्या है, अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप है। ये समझ में आया, इतना आप लोगों को समझ में आया।
जो समझाए थे। आप ये समझ गए? आप समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।